खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। रमजान के महीने में भी सरहद पार से पाकिस्तान की नापाक करतूत जारी है। कल सुबह कश्मीर के अखनूर में बगैर किसी उकसावे की हुई पाकिस्तानी फायरिंग में बीएसएफ के 2 जवान एएसआई सत्यनारायण यादव और कांस्टेबल विजय कुमार पांडे शहीद हो गए। कांस्टेबल पांडे की तो इसी महीने की 20 तारीख को शादी होनी थी। जिस घर से बारात निकलनी थी वहां से इस जवान की अर्थी निकली। सवाल यह है कि आखिर कब तक यूं हमारे बहादुर नौजवानों के शव तिरंगे में लिपट कर आते रहेंगे। जवानों की शहादत के बाद भी सीएम महबूबा मुफ्ती का कहना है कि भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ लेवल बातचीत होती रहनी चाहिए ताकि दोनों ओर होने वाले खून खराबे पर रोक लग सके। जबकि कुछ ही दिनों पहले सुषमा स्वराज कह चुकी हैं कि सरहद पर गोलीबारी और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पाकिस्तान और अलगाववादियों के इशारे पर ही प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे पत्थरबाजों के अटैक आज भी जारी रहे। पुलवामा में आज फिर पत्थरबाजों ने सीआरपीएफ की एक गाड़ी को निशाना बनाया। इससे पहले नौहट्टा में इसी तरह के जानलेवा हमले के बाद मौके से निकलने की कोशिश में सीआरपीएफ की गाड़ी के नीचे आकर 3 लोग कुचले गए थे, जिनमें से एक की जान चली गई थी। यानी रमजान के दौरान एक्सपेरिमेंट के तौर पर घाटी में एक तरफा फौजी ऑपरेशन पर रोक भी उन पर बेअसर साबित हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या रमजान में सीजफायर की हिंदुस्तान की नायाब पहल पर पाकिस्तान ने अपनी करतूतों से पानी फेर दिया है। इसी पर करेंगे बात आज अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जन्नत के जालिम पत्थरबाजों ने फिर मचाया कोहराम। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। आखिर कैसे मानेगा पाकिस्तान? रमजान में सरहद पर पाक की फिर सीजफायर की खिलाफ वर्जी। क्या हिंदुस्तान की नेक पहल को पाक ने अपनी करतूत से किया नाकाम? कश्मीर में एक मर्तबा फिर पत्थरबाजों ने तशद्दुद की कोशिश की। जुमे के दिन सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाया गया, वो भी रमजान के महीने में, जिसे मुकद्दस तस्लीम करते हुए हुकूमत ने वादी में फौज की जानिब से कार्रवाई न करने का ऐलान किया था। पत्थरबाज और सीआरपीएफ के दरमियान झड़प भी हुई, जिसमें सीआरपीएफ की गाड़ी तले रौंदे जाने के वाक़े से 21 साला कैसर की मौत वाक़ हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में सीआरपीएफ श्रीनगर यूनिट के खिलाफ 2 एफआईआर भी दर्ज की हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि इससे अधिक और कुछ निंदनीय नहीं है कि सेना पर या सुरक्षा बलों पर किसी प्रकार का इस तरह का हमला बोला जाए। हम ऋणी हैं सेना बलों के, अपनी जान हथेली पर रख करके हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन उससे भी अधिक निंदनीय है ये कश्मीर की राजनीतिक हलकों में एक तरह का चलन बन गया है कि फौज को लेकर के, सेना को लेकर के आसानी से उनकी आलोचना की जाती है, भले ही कोई प्रमाण हो कि ना हो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सेना और सुरक्षा बलों की ओर से कोई रिटेलिएटरी एक्शन नहीं होगा, कोई खतरा नहीं है, वो सॉफ्ट टारगेट है। लेकिन जब कोई आतंकवादी आतंक की वारदात करता है तो इनके पास ना कन्विक्शन है, ना करेज है कि उसकी आलोचना कर सके। वहीं दूसरी जानिब सरहद पर पाकिस्तान लगातार फायरिंग करके अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हिंदुस्तान की जानिब से बेहतर पहल के बावजूद पाकिस्तान मुसलसल सीजफायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सीजफायर की खिलाफ वर्जी से बीएसएफ के 2 जवान अखनूर में शहीद हो गए। फायरिंग की वजह से सरहद से मुत्तसिल मुतादिद गाँव मुतासिर हुए और अब तक 10,000 से ज्यादा अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। अभी लोग दस दिन में कुछ तो जैसे फैल शुरू हुआ, लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग भाग गए हैं यहाँ से, कुछ लोग भाग रहे हैं। अब कोई पता नहीं यहाँ भी कब शुरू हो जाए फैल। इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि ये टेररिस्ट मुल्क है, ये कभी बात संभालने वाला नहीं है। और जो भी हुक्म सरकार की तरफ से हमें मिलेगा, हम उस पर अमल करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जाहिर है कि दहशतगर्दी के खिलाफ फौज की कार्रवाई से मिलिटेंटों के हौसले पस्त है। श्रीनगर के नौहट्टा से आई तस्वीरें इस बात की सबूत हैं। वहीं रमजान में सरहद पर पाकिस्तान ने सीजफायर की खिलाफ वर्जी करके हिंदुस्तान की नेक पहल को अपनी करतूत से नाकाम कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो रमजान में सीजफायर की हिंदुस्तान की नायाब पहल पर क्या पाकिस्तान ने अपनी करतूतों से पानी फेर दिया है? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजा एजाज अली मौजूद हैं, पीडीपी के सीनियर लीडर, श्रीनगर से वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एजेबी जैनी साहब मौजूद हैं स्टूडियो में। थोड़ी देर में कुछ और खास मेहमान इस डिबेट को ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले राजा एजाज अली साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा पीडीपी अब इसको लेकर क्या सोच रही है, क्योंकि
सीएम महबूबा मुफ्ती का जो बयान आया, वो कह रही है कि अभी भी डीजीएमओ लेवल जो बातचीत है वो जारी रहनी चाहिए। क्या आप अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि रमजान के दौरान जिस तरह से सीज फायर, एक तरफा फौजी ऑपरेशन पर रोक का जो फैसला लिया गया था, वो समझ में नहीं आ रहा है इन पत्थरबाजों को, अलगाववादियों को? वो अभी भी वही कर रहे हैं जो उनको करना था, इसका कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये मानेंगे आप? समीर साहब, जो आपने सवाल किया इसके दो पहलू हैं। एक तो आपका इंटरनल पहलू है जहां आपने पत्थरबाजों के बारे में बात की, और दूसरी आपने जो बात की है वो पाकिस्तान के बारे में की है कि जो हमारा एलओसी पर वायलेशन है इसकी सीज फायर की हो रही है। मैं दोनों को अलग अलग बयान करूंगा। बिल्कुल। जहां तक पीडीपी का रिजालो है कि बातचीत करनी है और ये सीज फायर के लिए कंटेस्ट करना है, हमारा रिजालो वही रहेगा, वही है। उसके लिए अभी भी हमारी चीफ मिनिस्टर कंटेस्ट कर रही हैं और उसके लिए स्टैंड करती हैं, क्योंकि हमारा फेथ, सिर्फ फेथ जो है वो इसमें अमन अमान में है। हमारा फेथ है कि कंट्री जो है, कंट्री बड़ी है और बच्चे छोटे हैं। अब बच्चे क्या कर रहे हैं उनको सुधारने की जरूरत है। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपको एक्सटर्नल जो इस वक्त प्रेशर है, हमें जो एलओसी का प्रेशर है उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करें। इंटरनल प्रेशर जो है, एक आध जगह अगर नौहट्टा में पथराव हुआ है, हम उसको वायलेशन ना कहें कि जो हमने यूनिलेटरल अपनी तरफ से बड़ाई दिखाई है, जो सिसेशन ऑफ ऑपरेशन किया है। आप ये जानिए कि जो पाकिस्तान के साथ पिछले दिनों, सर आज हम दोनों मुद्दों पर बात करेंगे, हम दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। पहले मैं सरहद पार से जो इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, सरहद पार से जिस तरह से गोलीबारी हो रही है, उससे कर लेते हैं, जिसमें हमारे 2 जवानों की शहादत हुई है। यकीनन देखिए, उसका मुद्दा ऐसा है कि सबसे पहले आप ये जानिए कि ये पाकिस्तान को आप डील कर रहे हैं और हमारे लोगों की, जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनकी एनालिसिस अगर आप होनी देखें, और हमारी भी एनालिसिस, मैंने एज सर्विस ऑफिसर एसएसपी के काम किया है, डीआईजी के वहां काम किया है। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी हम हर वक्त जानते हैं, और इस वक्त आप पाकिस्तान की स्थिति को देखिए कि पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शन के लिए जा रहा है। पाकिस्तान में कोई नाम नहा इस किस्म की इंपैक्ट पर्सनैलिटी नहीं है जो कंट्रोल कर रही है कंट्री को। अगर कंट्री में इस वक्त कोई इंपैक्ट है तो सिर्फ आर्मी का है, और आर्मी का जहां तक इंपैक्ट है, आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी में भी जो ये स्टेट अदर नॉन स्टेट एक्टर्स की कार्रवाई होती है वो हमेशा रही है। इसलिए जब भी हमने पाकिस्तान के साथ कोई भी मुआहदा किया है, किसी चीज पर अंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी लेवल पर हुई है, नॉन स्टेट एक्टर्स ने हमेशा उसको सबटाज किया है, और आज भी वो सबटाज किए हैं। इसको जो पीस प्रोसेस हमारी थी, मतलब अभी भी आपको पाकिस्तान की मंशा पर शक नहीं है? पाकिस्तान की नेक नीति आप देख रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स को जिम्मेदार ठहराने। उन नॉन स्टेट एक्टर्स के पीछे क्या स्टेट नहीं खड़ा है? क्या पाकिस्तान नहीं खड़ा है? हाँ, मैं देखिए है जैनी साहब, यस जैनी साहब, क्या इससे अभी भी सिर्फ ये कहा जा सकता है कि भाई पाकिस्तान की मंशा ठीक है, कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो सारा माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? और उससे बड़ा सवाल ये कि ऐसा करके फिर हमें मिलेगा क्या? उधर से तो गोलीबारी हो रही है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले 4 सिविलियंस मारे गए वहां पर। ठीक है, मैं आ रहा हूं। जैनी साहब को सुन ले जरा। समीर, देखिए, नटशेल में बात यह है कि इन चीजों में कोई डाउट नहीं है दैट पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट, पाकिस्तान इज टेररिस्तान, पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, पाकिस्तान इज अ स्टेट जहां की के बोलबाला वहां की के मिलिट्री का है। वहां की मिलिट्री सुप्रीम कोर्ट को गाइड करती है, वहां की मिलिट्री वहां के पॉलिटिशियन को गाइड करते हैं। कहने की डेमोक्रेसी ये एकदम सिर्फ कागजों पर है, वहां कोई डेमोक्रेसी किसी किस्म की नहीं है, वहां पे सिर्फ मिलिट्री का राज है। देयरफॉर जो कुछ भी पाकिस्तान में होता है या नहीं होता है, उसके पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री है। कहना यह होता है लोगों के, हर देश में एक आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में यह कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के पास में एक देश है, ये यहां तक कहा जाता है। अब रही बात सीज फायर पे आने की, मौजूदा मसले पर, जो ये सीज फायर हम लोगों ने डिक्लेयर किया और उन्होंने भी माना, हम बड़े खुश हुए हमारी सरकार के। देखो जी, हमने पाकिस्तान में चैन अमन हो जाएगा और पाकिस्तान भी मान गया है। ये सब दिखावा है समीर। पाकिस्तान इज अंडर प्रेशर, दे आर अंडरगोइंग इलेक्शंस, कोई उनकी सरकार नहीं है, वो डिक्लेयर हो गए हैं इंटरनेशनल पैरियर। पैरियर का मतलब हिंदी में होता है कुत्ता। दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल पैरियर, राइट?
तो फिर क्या करेंगे? बोले अच्छा ठीक है हम मान जाते हैं, लेकिन पीछे पीछे से बम फेंक रहे। पिछले 4 दिन में 16 इंसिडेंट, पिछले 24 दिन में जब से 15 तारीख से सीज फायर हुआ है 46 लोग मर चुके हैं। ये सीज फायर होना ही नहीं चाहिए था। अंत में मैं ये कहता हूं, महबूबा मुफ्ती का दो इरादे थे मेरा एनालिसिस। एक तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपील करना, चौपुरा वगैरह बामपुरा वगैरह को अपील करना कि देखो मैं हूं यहाँ की मालकन, मैं हूं यहाँ की हुकूमत, और मैं जो चाहूंगी वो दिल्ली करेगी, और तुम जो चाहे करो उसके बाद में। ये था उसका मकसद। तो ये पीडीपी के लिए एक कन्वीनियंस थी, ये बीजेपी के लिए एक कंपल्शन था, एक मजबूरी थी। और ये कंपल्शन और कन्वीनियंस मिलकर नेशनल सिक्योरिटी की बेइज्जती, नेशनल सुरक्षा के ऊपर एक मजाक और एक नेशनल सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा धक्का हुआ है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, जो मैं खत्म करता हूं, जो ऑपरेशन ऑल आउट खत्म किया गया, दोबारा शुरू करने में कितनी दिक्कत होगी ये सिर्फ फौजी जानते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस पूरी ड्राई अप हो जाती है, और जो भी असर ऑपरेशन ऑल आउट के हो रहे थे वो सब नतीजे जीरो हो गए। ठीक है, प्रिया सेठी जी शुरू करेंगे, प्रिया सेठी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जम्मू से सीधे। बीजेपी की सीनियर लीडर हैं, मिनिस्टर रही हैं जे&के गवर्नमेंट में। प्रिया जी, क्या आप मानेंगी जिस तरह से जैनी साहब कह रहे हैं कि ये जो सीज फायर था, जो पूरी मुहिम हमारी तरफ से छेड़ी गई, जो पहल की गई, वो दरअसल होनी ही नहीं चाहिए थी? क्या इत्तेफाक रखती हैं आप इस बात से? देखिए, जब भी एक नई डिस्पेंसेशन में एक नई सरकार आती है, गवर्नमेंट आती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आयाम आपके लिए जाते हैं। 6 महीने तक पहले तक जिस तरह से फोर्सेस अपना जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही थी, चाहे वो निको की तरह था, जैसे जिसके अंदर आपकी बहुत नेशनल फोर्सेस जो थी, जो आपकी सिक्योरिटी की रिलेटेड फोर्सेस या जो आपका जो इनिशिएशन ऑफ कम्बैक्ट ऑपरेशंस था, वो किस तरह से चल रहा था, और बहुत सारे टेररिस्ट जो थे और बहुत माने हुए टेररिस्ट जो थे वो कहीं ना कहीं इस ऑपरेशंस के दौरान मारे भी गए। तो कहीं ना कहीं एक पूरे इसका एक संज्ञान लिया जा रहा था कि मस्कुलर फोर्सेस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम डेमोक्रेटिक सेटअप के ऊपर बिलीव करते हैं, और कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि ये एक जो रमज़ान का पाक महीना है, इसके अंदर हम अपने लोगों को, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पॉलिटिकल तो रहते ही हैं, अपने डेमोक्रेटिक सेटअप को हम मानते हैं, तो हमें ये महसूस हुआ कि हमारी लीडरशिप को ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं हम एक बार उस लोगों को हम एड्रेस कर पाएँ इस सीज फायर से, ताकि जितने भी रमज़ान का पाक महीना है, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के जो यूथ हैं, जो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं वो बाहर गए या मिलिटेंट बने हैं, या उन्होंने मंशा तो नेक थी प्रिया जी, ये तो हर कोई मान रहा है कि हमारी मंशा तो नेक थी, लेकिन जमीन पर जब उसे अमल में लाया गया इस पूरी योजना को और इस पूरे इनिशिएटिव को, तो उसका असर नहीं दिखा, असर जीरो रहा। ये क्या कहा जा रहा है? अब नेगेटिव हो गया। देखिए आर्म्ड फोर्सेस में कभी भी बॉर्डर के ऊपर हमने सीज फायर डिक्लेयर नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट का मंशा कभी भी ये नहीं थी कि हम बॉर्डर के ऊपर सीज फायर डिक्लेयर करें। और बहुत दुख की बात होती है कि इस पाक महीने को भी रखते हुए पाकिस्तान ने कोई संज्ञान नहीं लिया, पाकिस्तान ने इसके अंदर कदम नहीं उठाया। उन लोगों ने हमारे आईबी जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं, चाहे जम्मू के साथ हैं, आपके इंटरनल भी हैं, उन्होंने इस ऑपरेशंस को, उन्होंने एक मौका सोचा कि हम इन ऑपरेशंस के जरिए जो इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा कर पाए, हम इन लोगों को ज्यादा और हर्ट कर पाए, और कहीं ना कहीं जम्मू और कश्मीर के अंदर और ब्लड शेड कर पाए। तो मुझे लगता है कि वायलेंस का जो तरीका था उसको कहीं ठीक है। सुलेमान मोहम्मद खान हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन। सुलेमान, क्या आपको लगता है एक तरफा फौजी ऑपरेशन पर रोक का ये जो फैसला था, क्या इसका कुछ असर नजर आ रहा है? क्योंकि ग्राउंड पर तो हम देख रहे हैं कि इससे हौसले और बुलंद हो गए, खासतौर पर प्रॉक्सी वॉर जो पत्थरबाज लड़ रहे हैं पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर, उनके हौसले तो बुलंद नजर आ रहे हैं। किस तरह से सीआरपीएफ की गाड़ियों पर अटैक किया जा रहा है ये हमने पिछले दिनों देखा। आज पुलवामा में भी एक पुलिस बंकर पर अटैक हुआ है, एक जगह और ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां पर सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाया गया। देखिए सबीर, ये फैसला सरकार को लेना था और रमजान से पहले इसको काफी हेल भी किया गया। मुख्यमंत्री
महबूबा मुफ्ती जो भाजपा के साथ सरकार में है, पीडीपी भाजपा की सरकार में, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा फैसला है और दोनों मुल्कों के डीजीएमओ बैठे और ये तय हुआ कि सीज फायर रहेगा जी, और ये लगा कि कुछ अमन रहेगा इस महीने में रमजान के। लेकिन समीर, अगर आप देखें पूरे हालात को, कश्मीर के हालात को, जम्मू कश्मीर के हालात को, और इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे या लाइन ऑफ कंट्रोल्स पे जो हालात हैं, इसकी जिम्मेदारी इस वक्त किसकी है? जो सरकार इख्तदार में होती है उसकी जिम्मेदारी होती है। स्टेट गवर्नमेंट भाजपा और पीडीपी की है और केंद्र सरकार भाजपा की है, नरेंद्र मोदी जी की है। उस जमाने में कहा करते थे मोदी जी के भारत को लव लेटर लिखना बंद कर देना चाहिए पाकिस्तान को, और खुद शॉल और साड़ी डिप्लोमेसी हुई। आईएसआई को बुलाया पठानकोट में जब हमला हुआ कि आइए आके देखिए, और आईएसआई ने हमें वहां बुलाया नहीं, इतना बड़ा धोखा हुआ। तो पाकिस्तान तो अक्सर ऐसा करता ही रहता है। और अगर आप डेटा को देखें जो हमने ऑफिशियली लिए हैं, तो 373 हमारे जवान अभी तक 4 साल में मारे जा चुके हैं, 48 महीने में मोदी जी के गवर्नेंस के टाइम में जब उनकी सरकार रही, और 239 सिविलियंस। और अगर कांग्रेस यूपीए के टाइम से उसे कंपेयर करें समीर भाई, तो 139 जवान मारे गए थे 373 इनके टाइम में, और 78 सिविलियंस। 3000 बार इनका सीज फायर वायलेशन हो चुका है 4 साल में। कांग्रेस के आखिरी 4 साल में 2010 से 14 तक 563 बार सीज फायर वायलेशन हुआ था। तो 5 गुना, 3 गुना, 4 गुना आंकड़े बढ़ गए, और ये कहते हैं मजबूत सरकार है। देखिए, हम ये हमेशा कहते हैं समीर भाई, कांग्रेस पार्टी इतने जमाने तक सरकार में रही है, हम इस बात को समझते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे मुल्क की जब सिक्योरिटी की बात हो तो किसी को भी सियासत नहीं करना चाहिए, और हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जब विपक्ष में थे तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। हम आज भी इनसे कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, अंदर देश के अंदर पत्थरबाज जवानों को मार रहे हैं, देश के बाहर से पाकिस्तान मार रहा है, तो कैसे कंट्रोल होगा? और जब भी इन्हें लगता है कि डिफीट इनके सामने आ गई है, तो पाकिस्तान और हाफिज सईद और ये सब लोग इन्हें याद आने लगते हैं। और एक बात और, मसर्रत आलम और अली मोहम्मद सागर साहब जुड़ गए हमारे साथ। ये पूछिए कि जॉइंट पार्टी कॉन्फ्रेंस, जॉइंट पार्टी मीटिंग में तो ये कांग्रेस वाले भी बैठे थे जिन्होंने बोला सीज फायर होना चाहिए। हाँ, ये भी समर्थन दे रहे थे, लगातार सीज फायर के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब क्या टीवी में कुछ और बोल रहे हैं, वहां जॉइंट पार्टी में आप लोग कुछ और बोलते हैं। वो क्या रहा है जम्मू एंड कश्मीर में कोई जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसीलिए कहते हैं ना जो हालात है उसके लिए बहुत हद तक पॉलिटिक्स जिम्मेदार है। कंट्रोल नहीं करा, मैं ये कह रहा हूं भाई, आपकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कहा जाता है। आपने हालात खराब कर दिए 4 साल में, बस ये कहना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है। अली मोहम्मद सागर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेशनल सेक्रेटरी हैं। अली मोहम्मद सागर साहब, जो हालात हैं उसके लिए एक बड़ा रीजन इसको भी ठहराया जा सकता है क्या कि कुछ लोग पत्थरबाजों के साथ खड़े हो जाते हैं? उनको पत्थरबाजों का दर्द तो दिखाई देता है अगर कोई सीआरपीएफ की गाड़ी से कुचल जाता है, लेकिन उस गाड़ी के अंदर जो हमारा जवान बैठा हुआ है उसका दर्द नहीं दिखाई देता, जिसकी जान खतरे में रहती है। यह भी एक रीजन है क्या? देखिए, आपके चैनल पे जो डिबेट हो रही है, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। सीज फायर का हमने भी वेलकम किया था और प्रपोज किया था ऑल पार्टीज मीटिंग में भी, और अच्छी बात है कि हमारे मुल्क के कायदीन ने ऐलान किया कि सीज फायर पर अमल किया जाएगा। रियासती सरकार ने इसमें सपोर्ट किया, बाकी जमातों ने सपोर्ट किया। अब इसकी खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है वो भी लोगों के सामने है, तमाम दुनिया के सामने है। लिहाजा हम इस बात के सपोर्टर हैं कि सीज फायर होना चाहिए। जो बॉर्डरों पे हमारे बहनों भाइयों को तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, चाहे वो जम्मू बॉर्डर से हो, चाहे वो कठुआ बॉर्डर से हो, चाहे वो कश्मीर बॉर्डर से हो, लोग बड़े मुश्किलों में फंसे हैं, मुसीबतों में फंसे हैं। तो हमारा बेसिक मकसद ये होना चाहिए सीज फायर का कि ये खून खराबा बंद होना चाहिए। हमारा आर्मी का जवान नहीं मरना चाहिए, हमारा पुलिस वाला जवान नहीं मरना चाहिए, सिविलियन नहीं मरने चाहिए, चाहे मिलिटेंट भी हो। अगर ये मारदात बंद हो जाए तो बातचीत का आगाज शुरू किया जा सकता है। बेसिकली जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ठीक हालात पॉलिटिक्स जो है वो सारा खेल बिगाड़ भी रही है। जम्मू कश्मीर पत्थरबाजों के साथ जब कुछ नेता खड़े हो जाएंगे, उन्हें पत्थरबाजों का ख्याल नजर आने लगेगा कि भाई पत्थरबाजों पर क्या बीत रही है। कुछ लोग कुचल जा रहे हैं अगर सीआरपीएफ की जीप से, तो उन पर क्या बीत रही है। लेकिन सेना का जो जवान या सीआरपीएफ का जो जवान उस गाड़ी में बैठा हुआ है, उसका कोई ख्याल नहीं रहेगा, तो फिर तो दिक्कत होगी ना। मैं उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट पढ़ रहा हूं, उन्होंने कहा जब ये नौहट्टा वाला इंसिडेंट सामने आया, उन्होंने कहा सीज फायर का मतलब है बंदूकें नहीं, इसलिए गाड़ी का इस्तेमाल करो। यानी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया उन्होंने इस इंसिडेंट के लिए।
जबकि आप अगर उस इंसिडेंट की सारी तस्वीरें, सारे वीडियो देखेंगे तो वहां पर हालात क्या साफ नजर आ रहे हैं कि कैसे एक जवान अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। समीर साहब उमर अब्दुल्ला साहब ने जो बात कही सही कही, उसने गलत नहीं कही। जब ये जब एक बच्चे को गाड़ी के नीचे लाया गया, मानता हूं कि उसमें बच्चों की भी गलतियां हो, पत्थर मारते हैं गाड़ियों पे, वो भी गलत है। लेकिन ये बात कि उसको गाड़ी के नीचे कुचलना, ये एक रिप्रेशन को साबित करता है, ये एक जातियों को साबित करता है। सर वो कैसे अपनी जान बचाए? एक जवान जिसको 50-60 लोगों ने घेर रखा है, लगातार पत्थर मार रहे हैं, उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है, वो कैसे अपनी जान बचाए? भागेगा ही ना वो, गलत है वो तो अपनी जीप लेकर भागेगा ही ना जान बचाने के लिए। नहीं गलत है। आप अगर ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते सर? आप सुनेंगे, आप यहाँ सुनेंगे, आप बच्चों की ये कैसे कह रहे हैं कि नहीं, आप इसको शोर वाली चैनल बनाएंगे। आप बात सुनिए, आपने सवाल किया। नहीं सर, शोर वाले चैनल नहीं, लेकिन जो इमोशंस हैं उन पर बात करनी होगी। आपको पसंद करते हैं नहीं, इमोशन आप कीजिए। इमोशन हर तरफ है, इमोशन कहां से नहीं है, इमोशन हर तरफ है। हर इमोशन का इज्जत की जानी चाहिए, जज्बात की इज्जत की जानी चाहिए। हम कहते हैं कि हालात ठीक हों, हालात ठीक हों, न कोई हमारा जवान मरेगा, न कोई हमारे जवान पे पथराव होगा, न कोई सिविलियन मरेगा। हम कहते हैं ऐसे हालात हो कि यहाँ एक अमन का माहौल हो, उसके लिए कुछ शर्तें हैं। कहीं ना कहीं वहां की जो पॉलिटिक्स है वो और खेल बिगाड़ रही है क्या? ज़ैदी साहब से बस एक फिर ब्रेक के बाद में आऊंगा। समीर भाई, दुनिया में दो नाजायज मुल्क हैं, एक हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, दूसरा इजराइल। मैं दोनों को नाजायज मानता हूं। हमारी परेशानी है कि एक नाजायज मुल्क से हम मशवरा लेके दूसरे नाजायज से लड़ रहे हैं, और वो कोई इंसानियत का कानून नहीं जानता जो हमारा पड़ोसी है। हाँ। वो नहीं जानता इंसानियत किसे कहते हैं, रोजा किसे कहते हैं, रमजान किसे कहते हैं, नमाज इबादत किसे को, वो नहीं जानता है। उसे अपना उल्लू सीधा करना है। और इस मामले के अंदर जो कश्मीर की आवाम है उसके हकूक पामाल हो रहे हैं। और जब ऐसे नेता बैठ के ये कहते हैं कि जो पत्थर मारने वाले बच्चे उनका साहब उनकी सेंटिमेंटल है, उसका ये है। अरे वो जवान जो अपने बच्चों को छोड़कर तुम्हारी हिफाजत के लिए वहां गया हुआ है, उसकी जान पे बनाएगी तो क्या होगा? मेरी राय में तो सबको कुचल देना चाहिए था। नहीं, और कुचला थोड़ी गया है। नहीं, बिल्कुल कुचल जाने के लिए भाग रहे हैं साहब। देखिए, हर एक इंसान जिम्मेवार होता है अपने एक्शन का। यही बेवकूफ बातें कहकर आप यही बेवकूफ बातें कहकर आप आवाम के जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं। जरूरी बात है कि वो जीप से एक छोटा सा ब्रेक, सबकी इजाजत से एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। ब्रेक के बाद यहीं से इस डिबेट की शुरुआत करूंगा, कहीं ना जाइएगा। क्या रमजान में सीजफायर की हिंदुस्तान की नेक पहल पर पाकिस्तान ने अपनी करतूतों से पानी फेर दिया है? हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल जैनी साहब हमारे साथ हैं। जैनी साहब, कुल मिलाकर हम देखें तो इस फैसले के पीछे तो नेक नियति थी, एक नेक मंशा थी, लेकिन पाकिस्तान ने क्या इसे मौके की तरह देखा? क्या जो कुछ इस वक्त हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उससे तो यही नतीजा निकल रहा है। समीर, पहले तो मैं आपसे सहमत नहीं होऊंगा कि इस पे एक नेक नीति थी और एक नेक ख्याल था। हाँ। नहीं, मैं इसमें कोई नेकी नहीं देख रहा हूं। कोई भी चीज अगर नेशनल सिक्योरिटी, देखिए कहा गया था ना कि सुधरने का मौका हम दे रहे हैं, देखिए सुधर जाएं, एक महीने का वक्त है, सुधर जाएं। आपने 9000 आदमियों को, 9000 पथरावबाजियों को, पत्थर वालों को आपने एमनेस्टी दी। अब पत्थर कौन फेंक रहे हैं? वही 9000 जिनको आपने छोड़ा। अगर उनको बंद रखते तो ये पथराव नहीं होता, वो परसों बीएसएफ वाला जीप का केस नहीं होता। तो बात पे वापस आते हैं, इसमें कोई नेक नीति नहीं थी। अच्छा। क्योंकि देखिए, हम लोग फौजी जो हैं किसी पार्टी के टट्टू नहीं होते, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो। हमें तो देश की सुरक्षा सबसे ऊपर, कंट्री फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। इसमें कोई नेक नीति नहीं थी। ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस था, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस था। साठगांठ की सरकार में एक ब्रीच ऑफ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। महबूबा के लिए ये एक कन्वीनियंस था, बीजेपी के लिए एक ये कंपल्शन था, और दोनों के बीच में एक कनाइवल्स था जो कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक जोक, एक धब्बा और एक बड़ा धक्का जो ये रहा।
दूसरा, क्या हम उम्मीद करते थे कि हम सीज फायर डिक्लेयर करेंगे तो पाकिस्तान इसको मानेगा? अरे पाकिस्तान से तो मेरे भाई 2003 से ऑलरेडी सीज फायर चल रहा है और कितना अमल हो रहा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कितनी लाशें तब से मर चुकी, कितने बम फायर हो चुके, आपने अपने टीवी पे ही दिखाए अभी। और अभी कैरेक्टर पूरा चेंज हो रहा है समीर, वहां पे सिविलियंस मर रहे हैं, 46-41 गांव खाली करने पड़े हैं, 27,000 सिविलियन बेघर हो गए हैं। और नाउ इट इज नॉट जस्ट द मिलिट्री, इट इज ए बिगर इशू। तो मैं ये कहता हूं आप साठगांठ करें, पीडीपी कांग्रेस जब जो भी बनाओ सरकार, एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में पीडीपी की महबूबा कुछ कहती हैं, उनके वाइस चीफ मिनिस्टर कुछ कहते हैं, सीतारमन कुछ कहते हैं, अलग-अलग वर्जन है, कुछ कहते हैं। अली मोहम्मद सागर हो क्या रहा है, अली मोहम्मद सागर हो क्या रहा है, आप कर क्या रहे हो? ये जो नौहट्टा का इंसिडेंट है, उसके बाद फिर पुलवामा का जो इंसिडेंट सामने आज आया है, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं जो मकसद था वो मकसद कहीं दूर हट गया? उस मकसद में तो हम कामयाब नहीं हो पाए। कुछ लोग, कुछ एजेंसियां चाहते हैं कि सीज फायर फेलियर रहे, यहाँ मारदाड़ बंद हो, वो तो करेंगे, लेकिन आपका जो पैगाम है, मुल्क का पैगाम हो, वो तो पहुंचना चाहिए, मारदाड़ बंद होनी चाहिए। देखिए आप स्टेडियम में हैं, आपके दूसरे साथी, गेस्ट साथी जनरल साहब यहाँ बोल रहे हैं, ये कश्मीर में ज़मीनी सूरत हाल क्या है वो उनसे बाखबर नहीं है। ये जो हम असेसमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो तो हम दूर जाकर करते हैं। हम यहाँ ज़मीन पे खड़े हैं, हमें पता है हालात क्या है, वाक़ात क्या है। ये एक कश्मीर एक मसला है और इस मसले के पीछे एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। 40 साल नौकरी में से 15 साल कश्मीर में बिताए, इसलिए हम कहते हैं बातचीत होनी रग रग को जानते हैं, एक एक जमीन, एक एक चप्पा गांव के नाम आपको गिना सकते हैं जी। तो ये ना जनरल साहब ठीक है, आपको आलम नहीं है जी सागर साहब। जनरल साहब ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बड़ी अच्छी बात है, हम उसको वेलकम करते हैं कि आप कश्मीर में रहे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ क्या मुश्किलात है, यहाँ क्या मुश्किलात है, आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। लोग कैसे किन मुसीबतों में फंसे हैं पिछले 30 साल से, पिछले 30 साल से किन मुसीबतों में फंसे हैं लोग, आप अच्छी तरह जानते हैं। आम लोगों को आप डर मत कीजिए, वो हर कोई पत्थरबाज नहीं है, हर कोई पत्थर नहीं फेंकता है, लेकिन एक मसला है, इस मसले को एड्रेस करना है और इसके लिए हमारे मुल्क के जो लीडरान हैं, वही मैं कह रहा हूँ, हर कोई पत्थरबाज नहीं है, लेकिन एक मसला है। ये मसला क्यों है? एक सिचुएशन यहाँ वार जोन जैसा है, यहाँ 30 साल से अफसफा लगा है, 30 साल से ऑपरेशन हो रहे हैं, अरेस्ट्स हो रहे हैं, किलिंग्स हो रही हैं, चाहे हमारे फौजी जवान मरे, चाहे मिलिटेंट मरे, चाहे सिविलियन मरे, उसको भड़काया नहीं जा सकता ना, उसके हाथ में पत्थर नहीं थमाया जा सकता ना सर। नहीं, कश्मीर के जवान को कुछ न्यूज चैनलें भड़काती हैं आजकल। देखिए कुछ न्यूज चैनलें ऐसे बयान देते हैं, उनको भड़काने के काम कर रहे हैं। कश्मीर के जवान को खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रेड फोर्ट से कहा है कि उनको गले लगाने की जरूरत है, उनको एम्ब्रेस करने की जरूरत है, उनको गले लगाने की जरूरत है। ये गोली से नहीं, ग्रेनेड से नहीं, बोली से बात बनेगी, इसके लिए काम करना है। लिहाजा इस सिलसिले में हमें बड़े सब्र से जब बात करें, जिम्मेवारी से बात करें, हालात वाक़ात क्या है। ठीक है, ठीक है, एजाज अली साहब 30 सेकंड दीजिए, मैं 2-3 बातें बड़ी क्लियर करूं। एक तो बड़ी अफसोस की बात है कि आपके पैनलिस्ट बैठकर कुचलने की बात कर रहे हैं, और वो हिंदुस्तान जो अपनी टॉलरेंस के लिए मशहूर है, जो अपनी अकोमोडेशन के लिए मशहूर है, नॉन वायलेंस के मशहूर है, उसके पैनलिस्ट बैठकर यहाँ कुचलने की बात कर रहे हैं। और क्या है, मैं खुद एसएसपी रहा हूं इधर इसी श्रीनगर का, इससे बड़े बड़े तूफान आए हैं, इससे बड़ी बड़ी बंदूकें चली हैं, नौहट्टा पर मुझ पर पथरा हुआ है, हमने कभी कुचलने की बात नहीं की और कभी ऐसे हालात पैदा नहीं हुए हैं। आप जब शिलांग में यही हाल हो रहा है, पथरा हो रहा है, वहां कुचलने की बात नहीं हो रही है, कुचलने की बात नहीं हो रही है। और ये बहुत माफी चाहिए करनी चाहिए, जिस पर पत्थरबाजी हो रही है, जिसको निकलने नहीं दिया जा रहा है उस इलाके से, वो अपनी जान कैसे बचाए? सुमीर भाई, हजारों सवाल ये है सर की है, यहाँ हजारों लोगों में कुचला नहीं है। और इसके पीछे सबसे बड़ा, मैं हाथ जोड़कर सबसे कहूं कि दिल में इससे धमकी से नहीं, बल्कि उन बात को छोड़कर पितराना जज्बात, बच्चों के जज्बात पैदा करिए और देखिए किस स्थिति से हम जा रहे हैं।
हमारे लोग जो बेघर होकर हजारों लोग बॉर्डर से आ रहे हैं, उनको रात को सोते हैं तो सो नहीं सकते हैं। और यहाँ शहर में जो लोग ये पत्थर चलता है, ये वोट चलता है, ये हालात हैं, ये किस दौर से हम गुजर रहे हैं। सारे लीडर, सारी पार्टियां मिलकर इसको एक कंट्रोल में लाना चाहती हैं। इरिटेशंस होंगी, जो लोग नहीं चाहते कि हम अमन अमान में रहें, जो लोग नहीं चाहते कि ये जो सारे लीडर, हमारी पार्टी खासकर चीफ मिनिस्टर इस वक्त एक एकजुट होकर कहती है अमन अमन, हम ग्राउंड तैयार करें कि जिसमें हम असल मौक़िफ़ जिस पर कश्मीर की प्रॉब्लम है उस पर बातचीत कर सकें। तो हमें वो हालात ही नहीं पैदा होने दे रहे हैं यहाँ। तो वो लोग चाहते नहीं कि ऐसे अच्छे हालात पैदा हो जाएं जिनमें के बात हो। हम इस वक्त जो टॉलरेंस है, जो पेशेंस है, उसको इस्तेमाल करते हुए और ये दिल से जज्बा रखते हुए कि 150 बच्चे, ये 45 लाख यहाँ पे आबादी है। श्रीनगर में 3 लाख 4 लाख 10 लाख 15 लाख आबादी है। अगर 20 लड़के उठाए उसका मतलब नहीं है कि सारा श्रीनगर एजिटेट कर रहा है, सारे बच्चे एजिटेट कर रहे हैं। देखिए कितना वायलेंस का ग्राफ डाउन हो गया पिछले 20 दिन में, जो एजिटेशन थी वो डाउन हो गई है पिछले दिनों में। फोर्सेस का जो रोजमर्रा का काम था डाउन हो गया। लोग अमन अमान में हैं। एजाज अली साहब और सागर साहब, आप दोनों से सवाल सही है कि जब इस तरह के इंसिडेंट पेश आते हैं तो पत्थरबाजों के पक्ष में, उनके ह्यूमन राइट्स के पक्ष में तो बयानात आ जाते हैं। हाँ, लेकिन वो सिक्योरिटी पर्सनल जिसने अपनी जान दांव पर लगाई, जिसने जान की बाजी लगाई, उसके बारे में एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं होते आप लोग। या वो दोनों साइडों का देखा जाए। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, हम उसको स्टैंड नहीं करते हैं, लेकिन जो आप ग्राउंड सिचुएशन इंप्रूव हुई है सीज़फायर से, उसको अप्रिशिएट करिए। अगर पाकिस्तान वायलेट कर रहा है रिपोर्ट के हिसाब से ग्राउंड सिचुएशन में कोई एक शख्स को ऐसा होगा जो पत्थरबाजों को रोकता है, ये कहता है कि भाई ये क्या ऐसा क्यों कर रहा है। सुलेमान, ग्राउंड सिचुएशन कुछ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है आपको? सिचुएशन आप देखिए बॉर्डर पर रहेगी। देखिए ये जो भी हजरत है ग्राउंड सिचुएशन की जो बात कर रहे हैं, सर अब जरा मेरा थोड़ा सा सुन लें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुन लें। समीर, जैसे अभी हजरत जो ग्राउंड सिचुएशन की बात कर रहे हैं, मैंने अभी आपको आंकड़े दिए कि दुगने तिगने कैजुअलिटीज हो गई हैं, शहादत हो गई है जवानों की, सिविलियंस की, सीज फायर वायलेशंस की। और ये एक नया चीज शुरू हुई है कि ये जो अभी रिपोर्ट आई है खुफिया एजेंसियों की, कश्मीर की भी खुफिया एजेंसियां हैं जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो ये कहती हैं कि ये जो पत्थरबाज नई एक फौज शुरू हो रही है, खड़ी हो रही है, वो जो मिलिटेंट्स मारे गए हैं उनके दोस्त रिश्तेदार, एक होम ग्रोन टेरर जबरदस्त तरीके से खड़ा हो रहा है कश्मीर के अंदर। तो अंदर भी आप शुरू कर रहे हैं और एक आप बाहर से, पाकिस्तान तो अपने इरादे नापाक हैं ही उसके, किस तरह से हमारे मार रहा है लोगों को। तो ये समीर एक अजीब सी सिचुएशन है। कश्मीर को बिल्कुल ही कोई स्ट्रैटेजी नहीं है सरकार के पास, ना भाजपा, ना पीडीपी और ना केंद्र की भाजपा सरकार के पास कोई स्ट्रैटेजी बनना चाहिए। जिम्मेदारी इन्हीं की है। हमसे ये नहीं कहें कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, लेकिन हमारा सवाल हमेशा खड़ा रहेगा, नेशनल सिक्योरिटी कोई अल्फाज होता है, नहीं होता है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले कहा हम नेशनलिस्ट हैं और उसके बाद मसर्रत आलम और आसिया अंदराबी से बात करते हैं, आसिया अंदराबी को बेटी बचाओ के पोस्टर पे रखते हैं, आईएसआई को पठानकोट बुलाते हैं, पत्थरबाजों के महबूबा मुफ्ती मुकदमे वापस लेती हैं। तो अगर आप सॉफ्ट रहेंगे इन चीजों पे जो देश के हित में नहीं है, देश के हक में नहीं है, फलाह बहबूदी में नहीं है, तो फिर ये हो गई। तो ये भाजपा और पीडीपी जवाब दे इसका। प्रिया सेठी जी, क्या आप मानेंगे कि एक लड़ाई तो सरहद पर लड़ी जा रही है पाकिस्तान से, दूसरा पाकिस्तान में जो आका बैठे हुए हैं वो प्रॉक्सी वॉर लड़वा रहे हैं यहां बैठे पत्थरबाजों से? देखिए, हमारी जो भारतीय सेना है वो विश्व में तीसरे नंबर पर आती है और जिस तरह से हमारी सरकार के दौरान ही बहुत सर्जिकल स्ट्राइक्स किए गए और हमारी भारतीय सेना में फक्र होना चाहिए अपनी भारतीय सेना पर, उसके फौजी पर और उसकी हर जो इश्यूज वो लेते हैं। और हमें बड़ा फक्र है कि हम एक ऐसे राष्ट्र में है कि जिसकी सेना जो है वो तीसरे नंबर पर आती है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी और हमारे जो लीडर्स रहे हैं, जो बीजेपी और पीडीपी की डिस्पेंसेशन रही है या नेशनल हमारी पॉलिटिक्स रही है, उसके अंदर बहुत सारे सर्जिकल स्ट्राइक्स जो है किए गए। कभी भी आज तक, कभी पुराने जितनी भी हमारी सरकारें रही हैं, कभी भी इतनी सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुए। मैडम प्लीज, सर्जिकल स्ट्राइक्स का जितना आपने इस्तेमाल किया है ऐसे नहीं किया जाता है, डिसरेट नहीं किया, सियासी तौर पे भाजपा ने या इस सरकार ने जितना इस्तेमाल किया है कोई सरकार ने ना कभी किया है ना कर पाएगी। लेकिन मैं आग से जल रहा है।
ये आग के दहाने पे खड़ा है इस वक्त। लेकिन जब भी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस जब होते हैं, मैं ये सारी बातें हमको पता है, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, हमारी सेना सबसे अच्छी है, हम सब जानते हैं, जब वहां पर एंटी ऑपरेशंस होते हैं, आप इसका जवाब दीजिए कि जब पत्थरबाज तो सारी पार्टी कोई भी इसको निगेट नहीं करता, लेकिन जब हिंदुस्तान के अंदर होती है केस हो जाते हैं आपकी सरकार में, ऐसा क्यों? मैं एक चीज और बिल्कुल नहीं चाहता हूं, हमारी सरकार, हम लोग जो है भाजपा के जो है, हम सैनिकों के साथ है और हम निगेट करते हैं, हम कंडेम करते हैं इस चीज को कि उन्होंने एफआईआर दर्ज की हमारे सैनिक के ऊपर, क्योंकि अगर वो जीप लेकर अगर वो क्या कहते हैं इसको नहीं निकलता तो मुझे लगता है बहुत कैजुअलिटीज हो सकती थी, बहुत सारी चीजें हो सकती थी। तो हम लोग कंडेम करते हैं इस चीज को कि उस सैनिक के ऊपर जो है उन्होंने एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन हमारे अपने व्यूज हैं बीजेपी के और हमारे अपने स्टेट प्रेसिडेंट के भी ये व्यूज आए हैं कि हम लोग इसको कंडेम करते हैं, जो एफआईआर दर्ज हुई है ये वापस होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई सैनिक जो है वो अपने देश की रक्षा के लिए, अपने नेशन की रक्षा के लिए वहां गया, वहां पर अपने नेशन सरकार में बैठ के कंडेम करने अपने नेशन के लिए वो खड़ा होता है, कश्मीर जल रहा है, ये हालात है, पाकिस्तान उसे इस्तेमाल कर रहा है और आप कंडेम करके अपना इन्फॉर्मेशन बता दूं, आपने सर्जिकल स्ट्राइक का क्योंकि जिक्र किया है, सर्जिकल स्ट्राइक, मैं फौजी में रहा हूं, 40 साल मैंने भी नौकरी करी है और मैं आपको आज खुलेआम ओपन चैनल पे, नेशनल टेलीविजन पे बता रहा हूं कि हमने भी पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स करी हैं जी, बहुत सर्जिकल स्ट्राइक्स करी है, लेकिन वो सर्जिकल स्ट्राइक ना तो किसी से इजाजत लेते थे, बहुत शुक्रिया मेजर जनरल बताते थे और ना उसका डीगा मारते थे। ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, हमारी फौज ने बहुत अच्छी सर्जिकल स्ट्राइक करी है, लेकिन यही हम सुनना चाहते थे, सरकार ने इसको एक जुमला बना लिया। ये सिर्फ फौज की कामयाबी है, सर्जिकल स्ट्राइक, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, पॉलिटिकलाइज करती है, हर एक चीज सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। अगर सरकार में बैठी पार्टी कंडेम करने तो एक्शन कौन लेगा फिर? सीधा सवाल। देखिए समीर भाई, मसला एक चीज है, मेरी समझ में एक चीज जब आती एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है तो सब पार्टीज को इकट्ठा होकर कमजोर आदमी को अगर कोई सपोर्ट करना चाहिए, अगर एक कमजोर आदमी को कोई ताकतवर आदमी थप्पड़ मार दे तो पूरे गांव में कहता घूमता मुझे फला ने मारा, और फिर वो खामा खा कहता फिरता कि अगर आपके मारा तो मैं उसे मार दूंगा, फला फला समझा लो। कभी ताकतवर को सुना है कि मैं फला को मारूंगा, थप्पड़ मारूंगा? अरे जो बदतमीजी करता है ऑन द स्पॉट उसके गाल पे तो मारता है। हम ताकतवर हैं, पड़ोस में पिद्दी ना पिद्दी का शोरवा, हम ऐलान करते फिरते हम मारेंगे हम मारेंगे हम मारेंगे, और मारते हैं नहीं, और मारते हैं नहीं। मेरी समझ में नहीं आता है हिंदुस्तान के अंदर जो हो रहा है ना, मैंने कह रहा हूं कि एक नाजायज मुल्क से हम लड़ रहे हैं, एक नाजायज मुल्क का हम मशवरा ले रहे हैं, वो हमें नेक नियति से मशवरा नहीं दे रहा है। हमने अपने अंदरूनी हालात खुद समझने हैं और हमारी फौज सक्षम है, लेकिन बाहरी दुश्मन से लड़ने के लिए घर के दुश्मन से नहीं लड़ा जाता है। अगर घर का दुश्मन कोई पैदा कर रहा है बाहर का आदमी, तो हमें ये उसके रास्ते बंद करने पड़ेंगे, अपने बच्चों से बात करनी पड़ेगी, हम कहते हैं, लेकिन इनसे नहीं और उस नेताओं से नहीं जो पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं, ये कहते हैं कि साहब हाँ उनके हकूक क्योंकि इनको समर्थन उस बात से अगर मिलता है। नहीं, अगर उन पत्थरबाजों को 4 कश्मीरी नेता खड़े हो कहते नहीं नहीं इसके हकूक है, अगर ये आया है गलती से तो इन्हें जाने दीजिए, एक आदमी समर्थन में नहीं आता है। क्या उसके हकूक नहीं है? उसके बच्चे नहीं है? उसके बच्चे उसकी दुआ नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल। सिक्योरिटी पर उसकी जान नहीं है, अली सागर साहब, ये बात आप मानेंगे क्या ईमानदारी से? सिक्योरिटी पर्सनल के हक हुकूक का क्या, उनके ह्यूमन राइट्स का क्या? और आपने देखा होगा एक वीडियो भी इसी नौहट्टा वाले इंसिडेंट में, जिस पत्थरबाज की जान गई उसका जनाजा रखा हुआ है और वहां पर उसके रिलेटिव कैसे अलगाववादियों के खिलाफ, हुर्रियत के गिलानी साहब के खिलाफ बोल रहे हैं, ये बात खुद खुलकर सामने आकर की लाशों पर सियासत करते हैं ये लोग, और हमको नाइंसाफियों के नाम पर भड़काया जाता है। आपको लगता है ये जो अल्फाज हैं आज घाटी में पुरजोर तरीके से गूंज रहे हैं, यानी नौजवान बदलने के लिए तैयार है? समीर साहब, यहाँ लोग हर कोई चीज़ अच्छी तरह समझ रहे हैं और यहाँ के लोग बाशऊर हैं, संजीदगी से बात करते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कौन क्या है, कौन उनके लिए क्या कुछ कर रहा है। लेकिन यहाँ का आवाम चाहता है यहाँ अमन आ जाए, यहाँ बहुत मुश्किलों में लोग रह रहे हैं
बहुत मुसीबतों में रह रहे हैं, हालात ठीक हो, आपको ये बात माननी चाहिए। मैं मानता हूँ कहीं जाति हो रही है, कोई पथराव करता है, कोई फौजी को मारता है या फौजी सिविलियन को मारता है, ये चीज़ें होती रही हैं पिछले 30 साल से, लेकिन बेसिक जो मसला है वो मसला कश्मीर है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और ये हमारे मुल्क के कायदीन ने भी कहा कि इसके बारे में हम काम कर रहे हैं, और मोदी जी ने कहा कि हम कश्मीरी को गले लगाकर इसका हल निकालेंगे। समीर भाई, इसके नाम पर कब तक भड़काया जाता रहेगा नौजवानों को? मसला कश्मीर है, अगर मुल्क के अंदर कहीं मसला कश्मीर है, मसला कश्मीर था और कब मसला कश्मीर रहेगा तब तक, जब तक आप इसको हल नहीं करेंगे, जाती है तो ऐसा जब तक आप इसको हल नहीं करेंगे ये मसला रहेगा। आप जैसे लोग एक मिनट असगर साहब, मोहम्मद असगर साहब, आप हल की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। सोल्यूशन का ये है कि 50 नौजवान हाथ में पत्थर लेकर एक सिक्योरिटी पर्सनल की गाड़ी को घेर ले, पथराव करें, इससे कुछ हल, कोई सोल्यूशन निकलने वाला है क्या सर? या हम नाइंसाफियों के नाम पर नौजवानों को भड़काएं कि तुम भी हाथ में पत्थर उठा लो? नहीं, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अब तो नौजवान खुद समझ रहे हैं इस बात को कि उन्हें नाइंसाफियों के नाम पर भड़काया जा रहा है। सर देखिए, समझ रहे हैं, मैं ऐड करना चाहता हूं, समीर अभी ये कह रहे थे कि हर एक आदमी तो हो रहे हैं, वहाँ बेगुनाह भी मारे जा रहे हैं। हर एक आदमी तो पत्थर नहीं फेंकता है, कुछ गिने चुने लोग वहाँ बेगुनाह भी मारे जा रहे हैं, सिविलियन मारे जा रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि गिने चुने लोग हैं तो सबको साथ देना चाहिए। फिर उनके साथ क्यों खड़े हो जाते हैं, उनको सपोर्ट क्यों करते हैं? ठीक है सागर साहब, जब उनके ऊपर एक्शन लेते हैं तो फौज के ऊपर FIR क्यों फाइल होती है? अब जवाब सुन लें, सागर साहब का जवाब सुन लें। जी सागर साहब बोले आप। जिन्हें देखिए जनाब, बीजेपी और PDP गवर्नमेंट कर रही है। जब शोपियान में वाक़ा हुआ तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि हमने FIR डाला, हमने सपोर्ट किया। अगर FIR डालने से जो कल्प्रिट्स हैं वो सामने आ जाएं, अच्छी बात है। ये एक पार्टी, इन्होंने भी खराबी तबाही मचाई है रियासत में। एक नॉर्थ को जा रही है, एक साउथ को जा रही है, एक ईस्ट को जा रही है, दूसरी वेस्ट को जा रही है। एक बात कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है। एक डिफेंड कर रहा है फौजी को और दूसरा कह रहा है नहीं जी गलती हुई है। सब बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया है इन्होंने रियासत में। 3 साल 3.5 साल से खून खराबा यहाँ हो रहे चालू है और अभी हर जगह को समझा नहीं रहे हैं आप। बहुत सही कह रहे हैं आप जी। एजाज अली साहब 10 सेकंड है आपके पास। बहुत सही कह रहे हैं आप जी। देखिए सारी जो सागर साहब ने भी जो बात की, सबसे बड़ा इसमें ठोस चीज जो है वो ये है कि सारे लोग हम मुतफिक हैं इस चीज पर कि जो आग लगी है इस आग को बुझाना है, इसको ड्राउज करना है। और साथ में जो सागर साहब कहते हैं ये एक पॉलिटिकल मसला है, था, रहेगा जब तक कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसमें जितनी पार्टियों ने आज तक काम किया है, जो आज इस वक्त पार्टियां बैठी हैं मखलूत गवर्नमेंट में, वो सारों की यही एफर्ट्स हैं कि किसी तरह हम सब लोगों को नेगोशिएशन टेबल पर बैठाएं, बातचीत के टेबल पर लाएं, ऐसे हालात पैदा करें कि जिनमें बातचीत मुमकिन हो सके, ताकि इस पुरानी फरसुदा पर जो इतनी जबरदस्त हमारे 60 साल 70 साल की प्रॉब्लम है, इसका कोई हम हल निकालें जो सबको मुतमईन करे, ताकि जो ये बेचैनी है नौजवानों में, जो बेचैनी है, बातचीत तो उससे होगी ना जो बंदूक छोड़कर आएगा, बातचीत उनसे करें, जो AK-47 लेकर आएगा उससे बातचीत कैसे होगी? बातचीत की बात बोल रहे हैं, बातचीत उनसे करें जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। पाकिस्तान बातचीत उनसे करें जो श्रीनगर में लाल चौक पे हरा झंडा फहराते हैं। बातचीत उनसे करें जो ISI के फंड पे और हर एक वाले को अगर हालात को ठीक करना है तो बातचीत करनी होगी, बातचीत करनी होगी, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। बातचीत करनी है, इलेक्शन में आने की जरूरत नहीं, बातचीत करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारे पास वक्त खत्म हो गया, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने जो जिस नेक मंशा के साथ ये फैसला लिया गया था उस पर पानी फेर दिया है। पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है और इसीलिए इस तरह से नौजवानों को भड़काया जा रहा है। हालांकि कश्मीर का नौजवान अब समझ रहा है और ये जो वीडियो हम दिखा रहे थे ये अपने आप में ये बात साबित कर रहा है कि उसके समझ में आ रहा है कि कौन बेवकूफ बना रहा है, कौन नाइंसाफियों के नाम पर भड़का रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, शब बखैर।